अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ये टॉपिक है लोड एंड डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। धीरे धीरे से देखते हैं बच्चे एक बार हम लोग इसको। लोड और डिफॉर्मेशन क्या होता है? देखो बच्चों, एक चीज श्योर है, अगर आप किसी बॉडी पे लोड लगाओगे तो लोड का रिजल्ट क्या होगा? डिफॉर्मेशन। ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि लोड एक ऐसी क्वांटिटी है, अगर हम किसी बॉडी पे लोड लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस लोड की वजह से क्या होता है? डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। तो लोड जो होता है, फोर्स होता है, उसकी यूनिट न्यूटन होती है। डिफॉर्मेशन हम मेजर करते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है कि हम एक टर्म और डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखो, लोड कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक टर्म यूज करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस और लोड में क्या फ़र्क होता है बताते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, मान लो एक चेयर है, मैं दो पावे दिखा रहा हूँ इसके जस्ट ऐसे, ये टेबल है। ठीक है। अगर मान लो आप चाहते हो कि ये ज़्यादा लोड सहे, तो आप क्या करोगे? इसके अंदर क्या चेंज लाओगे? सपोर्ट और ज़्यादा कर देंगे, है ना, मजबूती बढ़ाओगे। कैसे बढ़ाओगे बच्चे? लेग्स का साइज बढ़ा दोगे या और मैंने मना कब किया बच्चे? मैंने तो कहा ठीक। ठीक है, इधर देखो बच्चे, तो इधर देखो बच्चे, बोर्ड पे बोलो नहीं बच्चे। ठीक है। जैसे मान लो कि कोई लिफ्ट है या कोई चेयर, तो हम उसकी कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी कैपेसिटी फिक्स ही हो, हम उसका ब्रेकिंग फोर्स चेंज कर सकते हैं। अब ये ब्रेकिंग फोर्स कौन सी टर्म होती है बता सकते हो बच्चे? इधर देखो, बताओ बच्चे, ब्रेकिंग फोर्स कौन सी टर्म होती है? क्या होगा आपके हिसाब से? ब्रेकिंग फोर्स क्या होता होगा? मैक्सिमम फोर्स ब्रेक, मतलब ब्रेक करने के लिए किसी चीज, जितना मैक्सिमम फोर्स ब्रेक होने से पहले वो सह सकती है, उस फोर्स को कहते हैं ब्रेकिंग फोर्स। तो जैसे मजबूत होती है, कहीं हम सामान लेने जा रहे हैं, अगर मान लो हमें कोई भारी भरकम बंदा बिठाना है, तो हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसका ब्रेकिंग फोर्स क्या हो? ज़्यादा हो। मतलब तो हम देखेंगे उसकी डायमेंशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो लोड का खेल नहीं है, खेल स्ट्रेस का है। अब ये स्ट्रेस कैसा क्वांटिटी होती है, क्या होती है? देखो बच्चे, स्ट्रेस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जैसे प्रेशर होता है ना, ऐसी क्वांटिटी होती है स्ट्रेस, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। मान लो आपको कोई ऐसी टेबल या चेयर चाहिए जो ज़्यादा लोड सह सके, तो आप एक काम करो बच्चे, उसका एरिया बढ़ा दो। एरिया बढ़ाने से अपने आप उस पर स्ट्रेस लगना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ज़्यादा स्ट्रेस से मतलब स्ट्रेस कम हो जाएगा तो इजीली टिक पाएगा। आई बात समझ में या नहीं? बात समझ में आई? तो एक्चुअल में क्या है, जैसे हम ही लोग हैं, जैसे अगर कोई चीज़ की चॉइस करने जाते हैं, हमको लगता है उसको ज़्यादा लोड्स हमें प्रोवाइड करना है, तो हम चेक करते हैं कि उसकी डायमेंशन काफ़ी हट्टी कट्टी होनी चाहिए वो बॉडी। चाहे हम बैग ले रहे हैं, हमें कैंपिंग का बैग चाहिए, तो हम चेक करेंगे कि भाई इतना लोड वो सह सकता है, इतना स्ट्रेस सह सकता है। तो यहाँ पर यही बच्चे, अगर मान लो ये पावे हैं, ये पावे हैं, इसके पैर हैं, इसके लेग्स हैं, तो अगर इसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो इस पर स्ट्रेस लगना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो स्ट्रेस कम हो जाएगा तो ये टूटने के चांस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेस। अगर आप किसी बॉडी पे लोड लगाते हो तो उसकी वजह से कितना स्ट्रेस लग रहा है, उस लोड की वजह से हम स्ट्रेस एक बॉडी पे बढ़ा घटा सकते हैं। अगर उसकी डायमेंशन अच्छी खासी हो, जैसे मान लो बेचारी एक टेबल चेयर है, उस पर कई सारे बंदे आके बैठ जाए, तो उसकी डायमेंशन उतनी खास नहीं है, उसका लेग्स छोटे हैं, आप उस पर ज़्यादा लोड लगा रहे हो। अगर लोड लगाओगे तो ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा तो हो सकता है वो चीज़ क्या हो जाए? कोलैप्स हो जाए। क्या हो जाए? कोलैप्स हो जाए। अब अगर एरिया ज़्यादा होता, उसके लेग्स का डायमेंशन अच्छी खासी होती, तो ज़्यादा लोड भी सह सकता, ज़्यादा स्ट्रेस भी सह सकता। इस स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है बच्चे? आपके हिसाब से देखते हो, फोर्स क्या होता है? न्यूटन, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चे, एक चीज़ ऐसे है मेरे को बतानी ज़रूरी है। जब एक्चुअली क्या है कि जब लोगों का वेट काफ़ी बढ़ जाता है, 100 से ऊपर हो जाता है केजी में, तो ऐसा कहते हैं उनको वॉकिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और साथ साथ में वॉकिंग के अलावा डॉक्टर उनके पैर भी खराब होने लग जाते हैं लोगों के, क्योंकि उनका जो पैरों पे देखो बच्चे, एरिया तो बहुत, एरिया पैर का एरिया तो आप बढ़ा नहीं सकते ना, वो तो फिर भी लिमिटेड ही है। लोड एरिया तो फिक्स रहेगा पैर का,
बट फोर्स क्या है उनका ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उनके पैरों पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने लग जाता है, उससे बोन्स भी ख़राब सी होने लग जाती है, हालत ख़राब हो जाती है उनकी। तो पैरों पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा, तो इसलिए फिर उनको चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब वेट या तो सर्जरी कराएं या डाइट से वेट घटाएं। बताया आपको उनको? हाँ अच्छी, उसने अंबानी के बेटे ने कराई है ना अच्छी, अदनान सामी ने कराई है, अंबानी के बेटे ने कराई है। तो वो उसमें क्या होता है, सर्जरी में फैट निकाल लेते हैं बस बॉडी का, जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो रिमूव कर देते हैं पेट से। यार डॉक्टर्स के लिए वो इतने प्रोफेशनल होते हैं, उनके लिए यही। यार आपको थोड़ी करा रहे हो बच्चे, इधर देखो इधर देखो बच्चे। तो एक्चुअली क्या है कि इधर देखो, एक्चुअली क्या है बच्चे, तो इसमें एरिया तो चेंज नहीं कर सकते, बट बॉडी का वेट इतना ज़्यादा है तो स्ट्रेस लगता है। तो एक काम करते हैं बच्चे, क्वेश्चन देते हैं आप लोग, बच्चे इसको ट्राई करो। मान लो ये नमनदीप है। ड्राइंग अच्छी बनाना प्लीज। यस। ये कभी नहीं आते पिक्चर में है। नहीं पर पहले भी आई मेरे से। देखो ये भी ऊपर कोयला चुरा रहा था। तुम ही ने वो सने बोला था। बस बच्चे बस बोलो नहीं, इधर देखो, बोलो नहीं, इधर देखो। इस बच्चे का मास है 60 kg, ठीक है? हाँ 60 है मजाक से। इधर देखो बच्चे, बस इधर देखो। इसके एक पैर का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड स्ट्रेस ऑन ईच बोन ऑफ लेग कि बोन पे कितना स्ट्रेस लग रहा होगा, बताओ बच्चे। देखो बच्चे, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें स्ट्रेस निकालें एक पैर पे, बॉडी का पूरा जो वेट होगा वो 600 न्यूटन होगा। मास 60 है तो mg लगा देंगे बच्चों, 600 न्यूटन आएगा। एक पैर पे अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है मान लेते हैं तो 300 न्यूटन का फोर्स पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी का वेट आमतौर पे दोनों पैरों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए आइडियल केसेस में, ठीक है? और यहाँ पर बच्चे एरिया जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कट जाएगा। 3 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना स्ट्रेस पड़ रहा है अभी पैर पे, ये आ जाएगा स्ट्रेस, ठीक है बच्चों? इतना स्ट्रेस लग रहा है पैर पे। अब क्या होता है बच्चे, देखो बच्चे हमारे पास ये टेबल है, इसमें 4 लेग्स हैं, क्रॉस सेक्शन इसका स्क्वायर है। बोलो नहीं बच्चे, इधर देखो, बैठ जाओ आप लोग, ठीक है? तो इसका क्रॉस सेक्शन जो है स्क्वायर है और साइड 5 सेंटीमीटर दे रखी है। जो लेग है इसका स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन है ऐसा, ठीक है? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है इस मटेरियल का है 2 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूछा कि कितना मैक्सिमम लोड सह सकता है। तो देखो अच्छा, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस बाय फोर्स अपॉन इज टू फोर्स बाय एरिया, ये लगाएंगे। और ये भी फोर्स जो होगा ये मैक्सिमम फोर्स होगा, क्योंकि स्ट्रेस कौन सा ले रहे हैं हम लोग? ब्रेकिंग। ऐसा क्यों बच्चे, कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों हुआ? ब्रेकिंग स्ट्रेस तो मैक्सिमम फोर्स से होगा। जब आप एक बॉडी पे मैक्सिमम फोर्स लगाओगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लिमिट पे आ गए हो बिल्कुल, इससे ज़्यादा फोर्स लगा नहीं सकते और ब्रेकिंग पे आप पहुंच गए हो। स्ट्रेस लिमिट ब्रेकिंग के बराबर ही आ गई है, ठीक है? अगर एक इंसान का वेट इतना ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उसका पैर की जो बोन्स है उसका खुद का वेट नहीं संभाल पाएंगे और खुद ही उसके वेट से ही क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी, क्रश हो जाएंगी। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है सिचुएशन में। अगर बोन मजबूत नहीं है इतनी तो टूट जाएंगे, उसकी वेट से ही टूट जाएंगे, अपने वेट से। अपने वेट से बच्चे, वेट, मास नहीं, वेट, क्योंकि लोड है उसका, जो मास है उसकी वजह से लोड लग रहा है, उसकी वजह से टूट जाएंगी। चलो बच्चे आ जाओ बच्चे, इधर बैठो, जल्दी बैठो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है बच्चे, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दे रखा है? 2 × 10 की पावर 5। मैक्सिमम फोर्स हमको निकालना है, कितना वो सह सकती है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा बच्चे? 25 एरिया की साइड का स्क्वायर
4 into 0.025 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 × 10 की पावर माइनस माइनस 4 से 25 सॉरी 25 इसका स्क्वायर कर देंगे ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब देखो जी चक्कर क्या है कि एरिया हम लोग एक पैर का नहीं ओवरऑल एरिया ले लेंगे, टोटल एरिया ले लेंगे, क्योंकि जो पूरा मैक्सिमम फोर्स है वो चारों लेग पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? चारों पे। तो एक लेग का एरिया इतना है, सिर्फ एक लेग पे फोर्स नहीं लग रहा है, कितनी लेग पे लग रहा है? 4 पे। अब हम यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे और मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, न्यूटन में आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, इसमें कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया। यहाँ तो आप फोर्स को फिर एफ मैक्स मत लो, फिर एफ मैक्स अगर आप एरिया 1 का लेते हो तो फोर्स को मैक्सिमम फोर्स की जगह क्या लोगे? मैक्सिमम फोर्स बाय 1/4 लोगे। 1/4 क्यों? क्योंकि जितना मैक्सिमम फोर्स सह सकता है हर एक पैर पे कितना लगेगा? अरे मैक्सिमम फोर्स तो इस पे लग रहा है ना, हर एक पैर पे कितना आएगा? उसका 1/4, क्योंकि 4 पैर हैं तो यहाँ तो यहाँ 1/4 लो, यहाँ फिर एरिया को किससे मल्टीप्लाई करो? 4 से। अगर आप ओवरऑल ले रहे हो तो पूरी वैल्यू ओवरऑल लो, फोर्स पूरा फोर्स ले रहे हो तो एरिया भी क्या लो? चारों लेग का एरिया लो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रॉड है हमारे पास और एक्चुअली क्या है कि अगर रॉड की लेंथ ज़्यादा कर दी जाए तो ये अपने वेट से ही ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि इसका वेट इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस क्रिएट करेगा ताकि वो रॉड अपने आप ही ब्रेक हो जाएगी। इधर बच्चे नहीं, इधर नहीं, इधर देखो, ठीक है। तो रॉड अपने वेट से ही बच्चे ब्रेक हो जाएगी। तो एक्चुअल में क्या है बच्चे यहाँ पर कि अब बच्चे कई बार सोच रहे होंगे कि सर जैसे ब्रेकिंग स्ट्रेस दे दिया हमको यहाँ पर, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा मैक्सिमम फोर्स अपॉन एरिया। मैक्सिमम फोर्स कौन सा? जो बियर कर सकता है रॉड। ऑब्वियस सी बात है, आप ज़्यादा से मतलब मैक्सिमम फोर्स लगाओगे तो स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट इस फॉर्मूले को लेके? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दिया बच्चों? 5 × 10 की पावर 5, ये ज़्यादातर बच्चों ने कर दिया था। मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा? मान लो रॉड है, रॉड का मास कितना है बच्चों? m, और वेट कितना है? mg, ठीक है। एरिया क्या लेते हैं हम लोग? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? ये जो एरिया होता है ना, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखो बच्चों मुझे ये बताना, रॉड अगर टूटेगी भी तो किस पॉइंट से टूटने के ज़्यादा आसार है? नीचे से टूटेगी या ऊपर से टूटेगी? बताओ बच्चे क्यों? ऊपर से क्यों टूटेगी? क्योंकि ऊपर वाले पार्टिकल पे नीचे का सारा लोड आ रहा है, नीचे वाले पार्टिकल पे उसके नीचे तो कुछ है नहीं ना। जैसे मान लो एक बच्चा कूद गया, उसको बचाने के लिए दूसरा बच्चा उसकी मदद कर रहा है, ऐसे लटका हुआ है, तो ऊपर वाला उसके नीचे ऊपर गिरेगा, ऐसे गिर अरे गिर रहा है ना बच्चे, उसने पकड़ रखा है उसको। मेरे को लगा वो गिरा और अरे उसको पकड़ लिया ना गिरने से। तो लोड ज्यादा लोड किस पे? अरे समझ ले भाई, अरे बच्चे वो गिर रहा है ना, उसको पकड़ लिया पैर से। वो मूवी नहीं थी बच्चे, एक मूवी में सब लटके हुए थे, एक के ऊपर एक लटके हुए थे। वो आपने लात पकड़ाई है। हाँ नो एंट्री मूवी थी ना, एक लटकता है उसके बाद दूसरा लटकता है, ठीक है। चलो बच्चे इधर देखो, तो उसके अंदर अब सुनो तो सही बच्चे, सर उसका एंगल देखो आप, और पकड़ा कैसे उसने? अरे यार जिंदा, इधर देखो। तो ज्यादा लोड किस पे पड़ेगा? इस पे पड़ेगा या इस पे पड़ेगा? जिसने पकड़ रखा है उस पे पड़ेगा। तो ऊपर वाले पॉइंट पे ज्यादा लोड आएगा क्योंकि इसने सारा लोड को कैरी किया हुआ है, तो सारा लोड उसके ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा लोड किस पे आएगा? इस पे आएगा। टूटने के चांस कहाँ से होंगे? ऊपर से, क्योंकि इसने नीचे का पूरा लोड उठा रखा है, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, तो इसके ऊपर सारा मास अटैच है यहाँ पर, इस पॉइंट पे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सारा मास, ठीक है। तो अगर अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ बच्चे कहने से डायमेंशन आपने नहीं दिए। देखो बच्चे मास की अगर हम बात करें तो मास को हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है बच्चे सिलेंडर की? पाई आर स्क्वायर, एच या पाई आर स्क्वायर एल, जो भी लिखना है लिख सकते हो। एल या एच, जो हाइट, अगर एच बोलोगे तो एच, या एल बोल रहे हो तो एल हो जाएगा। तो ये पुट कर देते हैं बच्चे। एरिया क्या होता है बच्चे? क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया। 5 × 10 की पावर 5 इज इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? 10 × 10 की पावर 3 लेंथ। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। तो इसे काटते हैं बच्चों, ये कट जाएगा, 10 की पावर 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, कितनी आ जाएगी? 50 मीटर। सॉरी बच्चों, एम जी भी लेना है जी, ठीक है बच्चे, जी ले लेते हैं। 10 ये भी हो जाएगा,
तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, थैंक यू, ठीक है। तो एक 10 और एक 10 ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। थैंक यू बताने के लिए बच्चों। तो 5 मीटर लेंथ आ जाएगी। 5 मीटर से ज़्यादा लंबी रॉड नहीं रख सकते क्योंकि वो अपने वजन से ही टूट जाएगी, क्योंकि उसका वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अपने ही इतना स्ट्रेस क्रिएट करेगा कि अपनी रॉड को ले डूबेगा। तो यहाँ पर क्या हमें रॉड के डायमेंशन की जरूरत पड़ी? नहीं, वो तो कट गई ना यार। देखो मास हुआ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एल लिख दिया। ए क्या होता है, रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे ये रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होता है। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर कट गया, बचा क्या डेंसिटी इनटू लेंथ इनटू जी। डेंसिटी हमने पुट कर दी, लेंथ पुट कर दी, जी नहीं लिखा था बाद में पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, 5 मीटर आया। 5 मीटर से ज़्यादा इस मटेरियल की लेंथ हो ही नहीं सकती, इसे टंग ही नहीं सकती है इस मटेरियल के लिए, इस स्पेसिफिक मटेरियल के लिए, वो अपने आप टूट जाएगी। समझे बच्चे, नहीं समझे? हम लोग लोड लगाते हैं, स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लोड लगाने की वजह से बॉडी में डिफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो बॉडी में डिफॉर्मेशंस होती हैं, तो किस किस टाइप की डिफॉर्मेशन होती है जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं? खैर डिफॉर्मेशन बहुत टाइप की होती है, बट हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो क्या क्या है? एक मिनट रुक जाओ बच्चे, इधर देखो बच्चे। जैसे मान लो एक रॉड है, अगर हम इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं, क्या कहते हैं इस फोर्स को बच्चे? नॉर्मल टेंसाइल फोर्स। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे, टेंसाइल मतलब खींच रहा है, तो टेंसाइल फोर्स। और इस पे कैसा फोर्स लग रहा है? कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेस करने वाला। तो अब एक्चुअली क्या है कि इस केस में क्या होने वाला है, अगर ये खींचेगी रॉड तो क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगी। जैसे मान लो खींच के लेंथ बढ़ जाएगी इसकी, इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, लेंथ कम हो जाएगी, घट जाएगी लेंथ, कंप्रेशन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो लेंथ का चेंज हो सकता है पॉसिबली नॉर्मल सर्कमस्टांस में। क्या क्या डायमेंशन में चेंज हो सकता है? ऐसे इसमें अगर आप किसी बॉडी पे लोड लगाते हो तो उसकी आमतौर पे लेंथ चेंज हो सकती है। अब मान लो कोई स्फीयर टाइप की बॉडी है, उस पर आप बाहर से प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, तो हो सकता है वो कंप्रेस हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? ये कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होने से क्या चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज आ सकती है। और एक जैसे हमने एग्जांपल लिया था क्यूब का, क्यूब सीधी ऐसे सी, अगर उस पर हमने ऐसे फोर्स लगाया तो उसकी शेप चेंज हो सकती थी, बट खैर ये करिकुलम से आउट हो गया है, तो टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। बट एक्चुअली क्या है, अभी हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ किसी को जरूरत हो तो बच्चे बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। चलो इधर देखो बच्चे, इधर देखो बच्चे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो दो ही चीज़ों के बारे में करेंगे, एक लेंथ के बारे में और एक वॉल्यूम के बारे में। तो इस केस में लेंथ चेंज हो रही है और इस केस में क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब देखो बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम स्ट्रेन को डिफाइन करें तो स्ट्रेन सिर्फ चेंज इन कन्फिग्रेशन नहीं होता। बताते हैं, स्ट्रेन इज रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिग्यूरेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। रेशियो होता है, मतलब सिर्फ चेंज से मतलब नहीं है, ये मैटर करता है कि कितना रेशियो में चेंज आया। अब देखो अच्छा चक्कर क्या है, मान लो ये बच्चा कहता है, ये बच्चा है जैसे मान लो कहता है सर मेरे जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए, एज एन एग्जाम्पल। ऐसे कहता है मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए। मैं पूछूंगा लगाएंगे कितने, तो उसने घर वालों के सारे 1-2 करोड़ रुपए लगा दिए और मुश्किल से 1 लाख रुपए कमाए। तो एक्चुअली क्या है कि मेन जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के केस में ऐसा नहीं होता कि हमने प्रॉफिट कितना किया, हमारी इन्वेस्टमेंट भी बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती, अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा कमा रहे हो तो उसका कोई वर्थ नहीं होता। तो यहाँ पर भी क्या है कि हम ये नहीं देखते कि डायमेंशन में कितना चेंज आ रहा है, हम ये देखते हैं कितने से कितना रेशियो में फ़र्क आ रहा है, कि कितने पहले कितना था अब कितना है। तो क्या ये फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो ये यूनिटलेस हो जाएगा। कारण क्या है, डायमेंशन से डायमेंशन कट जाती है। अभी आपको दिखाते हैं बच्चों, जैसे मान लो ये है हमारा, इसके अंदर लेंथ चेंज हो रही है, तो पहले इसकी लेंथ L थी, अब डेल्टा L बढ़ गई, तो इसके अंदर का स्ट्रेन निकालेंगे तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो इस केस में, दोनों केस में यही फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि इसमें भी लेंथ चेंज हो रही है दोनों केस में,
ठीक है। बट एक्चुअली क्या होता है बच्चे, अगर लेंथ बढ़ रही है तो यहाँ पॉजिटिव रहता है, और अगर लेंथ घट रही है तो यहाँ नेगेटिव स्ट्रेन नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि कंप्रेशन नेगेटिव स्ट्रेन मतलब कि दिखा रहा है कि डायमेंशन रिड्यूस हो रही है, पॉजिटिव स्ट्रेन मतलब कि दिखा रहा है कि उस चीज़ की डायमेंशन बढ़ रही है। तो अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर मतलब कंप्रेशन होगा तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा देते हैं हम लोग आमतौर पे। बट खैर बच्चों वो तो ठीक है, हम लोग मेनली वैल्यूज़ ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं, हमें साइन से इतना मतलब नहीं होता है बाद में ओवरऑल, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब जैसे ये स्ट्रेन है, इस केस में रॉड के केस में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ वो ये हुआ, और अगर मान लो ये बलून है, इसको हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं। बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे कंप्रेस कर रहे हैं? देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, जैसे इस पर अभी फोर्स कैसा लग रहा है, कोई बच्चा बताएगा? नॉर्मल फोर्स लग रहा है। नॉर्मल मतलब कि किस पे? 90 डिग्री। दो टाइप के फोर्स होते हैं, नॉर्मल और टेंजेंशियल। 90 डिग्री पे लगे तो नॉर्मल, और 90 डिग्री पे ना लगे तो टेंजेंशियल। तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है। अब ये नॉर्मल फोर्स है, ये इसे कंप्रेस कर रहा है। तो एक्चुअली क्या बच्चे, आमतौर पे नॉर्मल फोर्स हम हाथ से भी लगा सकते हैं, बट ज़्यादातर ये जो बलून वाला केस मैं बता रहा हूँ, ये आमतौर पे पानी के अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं। पानी के अंदर कैसे? मान लो बच्चे बलून है, आप उसको पानी के अंदर ले जाते हो तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उस पर किसका प्रेशर लग रहा होगा? पानी का प्रेशर, हाइड्रोलिक वाटर का प्रेशर लग रहा होगा, तो उसकी वजह से उस पर क्या होगा? कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। समझ में आया बच्चों? जैसे बाहर से अगर प्रेशर लगे तो उसमें कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, समझे? तो ऑल दो ये हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, बट ज़्यादातर अगर आप देखो तो पानी के केस में वाटर जो होगा वो ऐसा प्रेशराइज करेगा। आउटसाइड प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाएगा इनसाइड प्रेशर से, तो बॉडी क्या हो जाएगी? कंप्रेशन, बॉडी में कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे मान लो एक एयर बलून है, उसको मैं ज़बरदस्ती पानी के अंदर ले जाऊँ, तो अगर मैं ज़बरदस्ती पानी के नीचे ले जाऊँगा तो वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। कारण क्या है? जो आसपास का वाटर है वो उस पर इतना फोर्स या प्रेशर क्रिएट करेगा जिसकी वजह से कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा वी बाई वी। अब माइनस साइन इसलिए मैंने आपको बताया, जब कभी कंप्रेशन होता है तो साइन क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ऑल दो बच्चों में फिर से कह रहा हूँ, कैलकुलेशन में साइन मतलब हम लोगों को इतना मायने बहुत नहीं रखता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कल को आप कहो कि सर साइन के मायने क्या है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मायने नहीं, मेरे हिसाब से वैल्यू है। वैल्यू क्या है? चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यही है स्ट्रेन यहाँ पर। तो अब क्या, ये जो स्ट्रेन है इनके अलग अलग नाम भी हैं। देखो बच्चे, खैर है तो दोनों ही स्ट्रेन, आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना। स्ट्रेन तो यही होता है, चेंज इन कन्फिगरेशन बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जैसे इसमें अगर इसको कंप्रेस किया गया तो इसकी वॉल्यूम में कुछ चेंज आ गया, इसकी वॉल्यूम डेल्टा वी रिड्यूस हो गई और ओरिजिनल वी थी, तो ये हमारा डेल्टा वी बाई वी हो गया, ये हमारा स्ट्रेन हुआ। बट एक्चुअली इसके नाम भी दिए गए, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे बता सकते हो? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल इज एसोसिएटेड विद लेंथ, लेंथ से एसोसिएटेड होता है, इसको लॉन्गिट्यूडनल बोल देते हैं। बट मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल में ये नाम किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमको पता है रॉड में लेंथ चेंज होती है और इस केस में वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक और हाइड्रोस्टैटिक ऐसा भी बोलते हैं। पर ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक नाम अलग अलग है बच्चे, बहुत नाम होते हैं, ऐसा नहीं है एक नाम नहीं, कई सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक बोल दो, लगेगा बट एक्चुअली कहते ना, हमको साइन से ओवरऑल मतलब नहीं है, हमको तो सिर्फ चेंज इन लेंथ और बाय इनिशियल लेंथ निकालना है। चेंज इन मतलब क्या करो, बड़ी से छोटी को माइनस कर दो, ऐसे करके, मतलब मैथमेटिकली आप कर लोगे, मुझे पता है। अब आमतौर पर बड़ी से छोटी को माइनस करोगे तो उससे आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। वो तो साइन इसलिए होता है कि ताकि रिजल्ट नेगेटिव में ना आ जाए फाइनली, वो आप कर लोगे यार, उसमें आप मत जाओ, इतना ज़्यादा डीप में मत जाओ, आप सब समझ जाओगे, इतना कोई मत्था बच्चे नहीं है। इसमें भी अगर आप नेगेटिव साइन फॉर्मूले में ना लगाओ, अपने आप ही इसको ओरल कर लो तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? इसको और भी क्या नाम से बुला सकते हैं, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाइड्रोलिक बुला लो, हाइड्रोस्टैटिक बुला लो, या जो भी बुला लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि मेन तो आपको बस ध्यान रखना है ये फॉर्मूला, ये आगे बढ़े तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर स्ट्रेस लगाओगे तो स्ट्रेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो इसे मिटा दें बच्चों, आगे बढ़े। हमने आपको स्ट्रेस पढ़ाया, देखो बच्चे, स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया होता है। ऑल्दो जो स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया होता है उसको भी हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं। मैंने आपको क्लासीफाई नहीं किया था लास्ट क्लास में। स्ट्रेस मैंने आपको बताया था क्या होता है, सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है।
तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, जैसे नॉर्मल फोर्स होता है ना, वैसे क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस। देखो बच्चे मैं फिर से कहूँगा, नाम में मत बहुत ज़्यादा फंसना नहीं बच्चे, नाम में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आप नाम में तो इसलिए बता रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, वरना मैं नाम वाम नहीं बताता, मैं बस बता देता स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन कन्फिगरेशन बाय ओरिजिनल। लेंथ हो रहा है तो लेंथ ले लो, वॉल्यूम हो रहा है तो वॉल्यूम ले लो। मैं वॉल्यूमेट्रिक कुछ नहीं बताता, बट ये है कि भाई थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, तो ठीक है। और वो तो हमको भी पता है यार, अगर कोई क्यूब है पानी के अंदर या कोई बॉडी पानी के अंदर तो उसकी वॉल्यूम कंप्रेस होगी, तो वहाँ वॉल्यूमेट्रिक का केस होगा। एक रॉड है तो वहाँ लेंथ चेंज होगी, तो वहाँ क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। जहाँ लेंथ की बात हो रही है वहाँ लेंथ ली जाएगी, जहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है वहाँ वॉल्यूम। तो ये हम अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है बोला जाए, नाम मेंशन किया जाए, ठीक है। अच्छा, तो नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि फोर्स कैसा लग रहा है नॉर्मल लग रहा है। अब नॉर्मल स्ट्रेस के केस में बच्चों ठीक है, ये जैसे इस केस में इस पर फोर्स लग रहा है और फोर्स बाय एरिया आप कर दो तो नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। बट यहीं अगर हमारे पास ये स्फीयर हो जाता तो इसको भी हम नॉर्मल स्ट्रेस ही कहते हैं। बट इस केस में ना, इस केस में इन दिस केस जो स्ट्रेस हो जाता है, फोर्स बाय एरिया प्रेशर की यूनिट भी होती है बच्चों। फोर्स बाय एरिया क्या होता है प्रेशर, तो उसको प्रेशर भी बोल दिया जाता है कई बार, कारण क्या है, या फिर डेल्टा पी भी कई बार बोल दिया जाता है। अब ये क्या होता है देखो अच्छा बताते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो पानी के अंदर में एक एयर बलून को ले गया, तो पानी के अंदर एयर बलून को ले गया और वो बलून कंप्रेस हो रहा है। क्या आपको मालूम है कि जब हम पानी के डीप में जाते हैं तो डीप सी में वाटर का प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि हम पे पानी का प्रेशर लगता है। पता है आपको नहीं पता? जो अगर मेरे को डाइविंग करनी है तो मुझे प्रॉपर डाइविंग सूट पहनना पड़ेगा, वरना मेरी बॉडी क्रश्ड हो जाएगी, प्रेशर पानी का बढ़ता जाता है। सबमरीन वगैरह जो होती हैं वो क्रैक होने लग जाती है, नीचे पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे एक्चुअली क्या है कि अगर मैं इसको डीप सी में ले जाता हूँ तो अंदर जो है एयर है, बाहर वाटर है, तो बाहर का प्रेशर अगर अंदर से ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ क्या होगी कंप्रेस होगी। किसकी वजह से? प्रेशर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ और यहाँ प्रेशर डिफरेंस है। तो ये डेल्टा पी क्या हो गया एक तरीके से प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही तो इसकी डायमेंशन चेंज हो रही है। ऑल दो फोर्स बाय एरिया क्या हो गया प्रेशर। अब आप कहोगे सर ये कैसे है? देखो फोर्स देखो एक्चुअली क्या अंदर भी एयर है, बाहर भी फ्लूइड है। फ्लूइड क्या होता है बच्चे? जो चीज़ फ्लो कर सकती है उसे फ्लूइड कहते हैं। एयर को भी फ्लूइड कहते हैं और वाटर को भी फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि एयर भी फ्लो कर सकती है और वाटर भी। तो अंदर से बाहर की तरफ एयर का प्रेशर लग रहा होगा और बाहर से अंदर की तरफ वाटर का प्रेशर लग रहा होगा। बट डोमिनेट कौन करेगा आमतौर पे देखा जाए तो वाटर का करेगा। तो इसकी वजह से फोर्स का डिफरेंस या प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जो जब ये डोमिनेट करेगा तो उसे क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस कर देगा। तो ये हमारी यूनिट हो जाती है। इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोल देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। मैं फिर से कह रहा हूँ, नाम में मत जाना, कई सारे नाम होते हैं इसके, और भी नाम हो जाते हैं। कई बार आप बोलोगे तो और भी नाम हो जाएंगे, मल्टीपल नाम हो जाएंगे। तो इसमें इतना मत्था बच्ची मत करना। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे वाटर में चले गए तो यहाँ प्रेशर डिफरेंस, कई बार प्रेशर डिफरेंस को डेल्टा पी भी ना लिख के पी भी लिख देते हैं। लिखना मैं कुछ भी लिखूँ, बट हमको पता है कि हेयर पी या डेल्टा पी इज प्रेशर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड, जो डिफरेंस होगा। ठीक है बच्चों? तो यूनिट भी सेम हो सकती है। देखो अच्छे किस चीज़ की यूनिट बोलो? सर जो प्यासा की यूनिट है। देखो अच्छे प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस एक यूनिट सेम रहेगी। कोई भी चीज़ का डिफरेंस होता है सेम यूनिट रहेगी ना। पास्कल। यूनिट प्यासा का ही होगा। हाँ बच्चे बोलो। सर जो स्ट्रेस है तो उसे भी सब बात। हाँ देखो अच्छे कई बार बच्चे को लगता है, देखो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर की यूनिट भी सेम होती है। एक चीज़ ध्यान रखना चाहो, स्ट्रेस और प्रेशर की दोनों की सेम यूनिट होती है। स्ट्रेस को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं आमतौर पर, बट उसको पास्कल भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने अपनी 9th क्लास में पढ़ा था कि प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, उसकी यूनिट पास्कल होती है। स्ट्रेस की यूनिट को भी आप पास्कल बोल सकते हो। आते हैं स्ट्रेस कर्व, हुक्स लॉ। देखो अच्छा एक्चुअली हमने आपको बताया कि एक बॉडी पे जब हम लोग लोड लगाते हैं तो उस पर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, ऐसी बात है। बट एक्चुअली हम सब ये सब चीज़ें पढ़ क्यों रहे? कारण क्या है? देखो बच्चों, ये सब चीज़ों को पढ़ने का कारण ये है कि हमें कोई मटेरियल लेना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मान लो हम लोग रेलवे में भी परचेज करते हैं मटेरियल का, तो उसमें स्पेसिफिकेशन होती है कि मटेरियल ये होना चाहिए, स्टील होना चाहिए, ये होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए। जैसे मान लो ये बेंचेस हैं तो इसमें मटेरियल की स्पेसिफिकेशन होती है। तो एक्चुअली क्या है कि
कौन सा मटेरियल हमारे लिए फिजिबल रहेगा उसको देखने के लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो स्ट्रेस हमने जान लिया, हम अगर एक बॉडी पे लोड लगाते हैं तो उसकी वजह से एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है। लोड मतलब कि स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। अब एक्चुअली क्या होता है चेक, हम टर्म पढ़ते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, देखो बच्चों, अगर आप किसी एक बॉडी पे लोड लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है जितना ज़्यादा लोड लगाओगे उसके हिसाब से अगर लोड बढ़ाते जाओगे तो उसके साथ साथ एक्सटेंशन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो एक रबड़ बैंड है, अगर आप रबड़ बैंड को खींचते हो, उस पर ज़्यादा फोर्स लगाते हो, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो उसमें ज़्यादा एक्सटेंशन देखने को आपको मिलती है। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी, ठीक है। फोर्स कम लगाओगे तो एक्सटेंशन लिमिट होगी। वो तो चलो बच्चे लिमिट की बात अभी बाद में करेंगे, ऑब्वियसली बात है, आप ज़्यादा लगाओगे तो टूट भी जाएगा, डिफॉर्म भी हो जाएगा। इन चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट स्टार्टिंग में इनिशियली जब आप उस पर लोड लगाते हो तो उसमें डिफॉर्मेशन होती है। तो देखो बच्चे, लोड एक तरीके से स्ट्रेस से एसोसिएटेड होता है और एक्सटेंशन एक तरीके से किससे एसोसिएटेड होती है, स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप एक बॉडी पे लोड अगर लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है जितना ज़्यादा लोड लगाओगे उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी एक लिमिट तक, क्योंकि एक लिमिट के बाद तो हो सकता है बॉडी टूट भी जाए। ऐसा नहीं है कि लिमिट के बियॉन्ड चले जाए, बट अगर हम कहें हुक्स लॉ क्या कहती है, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विथ इन एन लिमिट, विथ इन अ लिमिट, एक लिमिट के अंदर। इसे कहते हैं हुक्स लॉ। ऑब्वियसली बात है, ऐसा होता है, एक बॉडी पे जब आप लोड लगाते हो तो एक्सटेंशन होती है। अब कैसा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास कोई मटेरियल है या एक कोई पतली सी हमारे पास एक मेटल की वायर है, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे लोड और इस पे एक्सटेंशन की टेबल प्रोड्यूस बनाई। मैंने इस पर 10 न्यूटन का लोड लगाया, इस पर 0.1 mm की एक्सटेंशन हुई। फिर मैंने 20 न्यूटन का लोड लगाया, इसमें 0.2 mm की एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई। फिर मैं लोड को बढ़ाया, फिर एक्सटेंशन बढ़ी। जैसे जैसे मैंने देखा है कि इस पर मैं लोड बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे उस पर एक्सटेंशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये बता रहा है कि जितना ज़्यादा लोड लगाओगे उतनी एक्सटेंशन होगी, स्ट्रेस जितना लगाओगे उतना बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। इसे कहते हैं हुक्स लॉ। जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे बच्चे, तो ऑब्वियसली बात है, हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है, जब कभी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमें कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है। वो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट होता है, उसको हम ई कहते हैं यहाँ पर फिलहाल। और यहाँ पर ई जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इसे कहते हैं। अब एक्चुअली क्या है, देखो अच्छा ठीक है, हमने स्ट्रेस के बारे में जान लिया, स्ट्रेन के बारे में जान लिया, अभी हमने कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में नहीं जाना, आखिर ये चीज़ होती क्या है। देखो अच्छा होता क्या है, अगर मान लो अगर आपके पास दो मटेरियल हो, ये बताओ क्या दोनों में लोड लगाओगे तो दोनों में सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी या अलग अलग होगी? हो सकता है किसी में ज़्यादा हो किसी में कम हो। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों मटेरियल क्या है, अलग अलग है। आप कहोगे नेचर अलग अलग है, तो ये जो ई होता है बच्चे, ये मटेरियल के नेचर के बारे में बताता है। भाई कोई मटेरियल है उसका भाई नेचर अलग है, तो उसके अंदर जितना आप लोड लगाओगे उस हिसाब से उतनी एक्सटेंशन नहीं होगी, किसी किसी में ज़्यादा होगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अब ठीक है, हम ये जान गए कि मटेरियल पर डिपेंड करता है, बट एक्चुअली क्या है कि अगर ई की वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो अच्छा, ई की वैल्यू अगर ज़्यादा हो या कम हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर मान लो हम इसको नीचे ले आएँ, इसको नीचे ले आएँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा। तो ठीक है, मतलब ई की वैल्यू, जैसे मान लो कोई एक मटेरियल है उसका ई ज़्यादा है, उससे हमें क्या पता चलता है? रुको अच्छा रुको, अगर उसकी ई की वैल्यू ज़्यादा है, या फिर आप इससे बताते हैं, इससे किसी से बताते हैं। जैसे मान लो आप एक बॉडी है, ये दो बॉडी से, चलो दोनों बॉडी से आप स्ट्रेस सेम लगा रहे हो, मतलब सेम फोर्स लगा रहे हो, स्ट्रेस क्या है, सेम लगा रहे हैं, ये चेंज नहीं है, दोनों पे क्या है, फिक्स्ड है। दो बॉडी है, दोनों पे सेम लोड लगा दिया, एक का कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है, उसमें स्ट्रेन कैसा रहेगा? देखो अच्छा, क्योंकि ये देखो मैथमेटिकली अगर देखा जाए, अगर मैथमेटिकली हमारे पास देखो है, दोनों सेम है, इक्वेशन है हमारी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हमने दोनों पे कह दिया, दोनों में सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर ए ज़्यादा हो तो बी अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये इनवर्स रिलेशन में कैसा है, इनवर्स मतलब कि अगर किसी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है
तो उसमें स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, उसमें उतनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, उसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। स्टील जो है बच्चों, स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो स्टील में डिफॉर्मेशन अच्छी खासी नहीं होती है, बहुत कम होती है। अगर एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है स्टील। क्या है बच्चों इसका एग्जाम्पल है स्टील। स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ध्यान रखना चाहिए, पता होना चाहिए आपको, किसी मटेरियल का अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी काफ़ी हाई होता है तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन उतनी ही क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी, इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। जो मटेरियल जितना ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैरी करता है वो उतना ज़्यादा रिजिड मटेरियल कहलाता है। अब आप कहोगे सर ये रिजिड टर्म क्या चीज़ होती है? एक रिजिड टर्म ऐसी होती है बच्चे, रिजिड मतलब कि बहुत रिजिड, जो डिफॉर्म ना हो सके। देखो बच्चे मैथमेटिकली टर्म होती है जो आती है कि डिफॉर्मेशन से एसोसिएटेड है। एक परफेक्ट रिजिड बॉडी है क्या होगी, कोई बच्चा बताएगा? परफेक्ट रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें नो डिफॉर्मेशन हो। कितना भी आप उस पर लोड लगा दो कोई डिफॉर्मेशन ना हो। आप बता सकते हो कोई बॉडी अगर परफेक्ट रिजिड बॉडी है उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या वैल्यूज होनी चाहिए उसकी? 0 या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होना चाहिए। देखो इससे क्या होगा, अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आ रहा है बच्चों? क्योंकि एक जैसे ये देखो, अगर ये 0 हो गया, मान लो हम कह रहे हैं कि एक रिजिड बॉडी ऐसी होती है जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होती। डिफॉर्मेशन नहीं तो उसका स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 0। अगर किसी चीज को स्ट्रेन से डिवाइड 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? किसी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइटली रिजिड बॉडी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही रिजिड है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट ये है कि जो ज़्यादा रिजिड बॉडीज होती हैं, रिजिड मटेरियल्स होते हैं, उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। समझ रहे हो बच्चों? जो स्टील होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा होगा। कोई डाउट तो नहीं है इस चीज़ को लेकर?